नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। हम पढ़ रहे थे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें कि ये आज का लेक्चर ये 4th लेक्चर है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 10 तक देख लिया था हमने, और इसके साथ ही हमने सेक्शन 13 देख लिया था, जो कि विवाह विच्छेद की बात करता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 4, जो कि सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 18 तक डील करता है। ठीक है, विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं सेक्शन 11 क्या है। शून्य विवाह, वाइड मैरिज की बात की करता है कि कब कोई विवाह शून्य होगा। ठीक है, अब शून्य विवाह क्या होता है? तो शून्य विवाह एक ऐसा विवाह है जो कि कानून के तहत गैर कानूनी होता है या फिर अमान्य होता है। ये एक ऐसा विवाह है जो शुरुआत से ही अमान्य होता है। ऐसा माना जाता है जैसे वो विवाह हुआ ही नहीं था, जैसे वो विवाह अस्तित्व में आया ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे विवाह को शून्य विवाह कहते हैं। अब कब कब कोई विवाह शून्य होगा वो इस धारा में बताया गया है। यह है इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुस्थापित कोई भी विवाह, जब ये अधिनियम आया उसके बाद जितने भी विवाह हुए उसके संबंध में है। यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा। धारा 5 में विवाह की आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। तो उन शर्तों में से जो एक शर्त है और जो चौथी और 5वीं, इसमें जो शर्त दिए गए हैं, अगर उनका कोई भी उल्लंघन करता है तो ऐसा विवाह जो होगा वो अकृत और शून्य होगा। अकृत और शून्य का अर्थ होता है नल एंड वाइड, मतलब प्रारंभ से ही वो शून्य होगा। ठीक है, और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा घोषित किया जा सकेगा। ये विवाह तो अमान्य होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर विवाह का कोई पक्षकार ये चाहता है कि न्यायालय अकृतता की डिक्री पारित कर दे तो न्यायालय इसके संबंध में अकृतता की डिक्री पारित कर देगा। अब जो यहाँ पर था कि 1, 4 और 5, इसमें कौन सी शर्त थी वो देख लेते हैं। पहले में था द्विविवाह। द्विविवाह जैसे अगर कोई भी मेल है और फीमेल दोनों के बीच में शादी होती है। ठीक है, और अगर जो मेल है उसमें अगर उसकी पहले से कोई पत्नी जीवित है और अगर फीमेल है उसका पहले से कोई पति जीवित है और उसके बावजूद भी अगर वो विवाह करते हैं तो वो द्विविवाह के लिए दोषी होंगे। ठीक है, और इसमें 4th में क्या था? प्रतिसिद्ध नातेदारी। प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या होती है और सपिंडा नातेदारी 5th में बताया गया है। इन दोनों को मैंने डिटेल में लेक्चर 1 में बताया है, जो कि डेफिनेशन क्लॉज में है। एक बार आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या होता है। जैसे कुछ क्लोज रिलेशंस होते हैं जिनमें आपस में शादियां नहीं हो सकती। जैसे 2 भाई हो गए, उनके बच्चों की शादी आपस में नहीं होती। 2 बहनें हैं, उनके बच्चों की शादी आपस में नहीं होती। तो ऐसी जो रिश्तेदारी होती है उनको बोलते हैं प्रतिसिद्ध नातेदारी, और अगर इनमें कोई विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। अब सपिंडा नातेदारी क्या होती है ये भी मैंने वहाँ अच्छे से बताया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सपिंडा नातेदारी क्या होता है कि जैसे जब भी 2 लोगों में विवाह होता है तो वो देखेंगे कि अगर पिता है तो उसके ऊपर की श्रेणी में 5 पीढ़ी तक, और अगर माता है तो उनकी उनकी तरफ से ऊपर की 3 पीढ़ी तक। ये देखा जाएगा कि सपिंडा नातेदारी कि कहीं जो दूसरे पक्षकार से वो विवाह कर रहा है कहीं वो मेरे सपिंड में तो नहीं आ रहा है, कहीं जो मेरी ऊपर की 5 पीढ़ी है या मेरी माता की तरफ से जो 3 पीढ़ी है कहीं उसके अंतर्गत तो वो नहीं आ रहा है, ये देखा जाएगा। और अगर सपिंडा नातेदारी में कोई भी विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 11 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 12, शून्य करनीय विवाह, वॉइडेबल मैरिज। ये क्या होता है? जहां विवाह किसी एक पक्षकार के विकल्प पर अकृत्या या शून्य घोषित किया जा सकता हो, ऐसे विवाह को शून्य करणीय विवाह कहा जाता है। मतलब जब कोई विवाह जो होता है वो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य कराया जा सकता हो, अगर वो पक्षकार जब तक उसको शून्य नहीं कराता तब तक वो शादी वैध होती है, और अगर वो चाहे तो उसको शून्य करा सकता है। ठीक है, इसके लिए आधार क्या होंगे? शून्य करणीय विवाह के निम्न आधार हैं जिनके आधार पर विवाह को शून्य कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला है नपुंसकता, इम्पोटेंसी जिसको बोलते हैं। नपुंसकता का अर्थ है लैंगिक संबंध में असमर्थता। ठीक है, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में इनकैपेबल है, असमर्थ है, तो इसको बोला जाएगा नपुंसकता। ये 2 प्रकार से हो सकता है, तो देख लेते हैं वो 2 प्रकार क्या हैं। तो पहला है शारीरिक नपुंसकता और दूसरा है मानसिक नपुंसकता। तो पहले देख लेते हैं शारीरिक नपुंसकता किसे कहते हैं। शारीरिक नपुंसकता से तात्पर्य ऐसी नपुंसकता से है जिसमें शारीरिक विकार के कारण कोई व्यक्ति लैंगिक संबंध बनाने के लिए असमर्थ हो जाता है। इसमें क्या है कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है, किस वजह से? कोई ऐसा उसको फिजिकल ऐसा कोई इलनेस है, कोई उसको शारीरिक विकार है उसकी वजह से, तो इसको बोलेंगे शारीरिक नपुंसकता। इसमें एक केस है सुवर्णा वर्सेज JH आचार्य। इसमें क्या है, इसका फैक्ट क्या था कि जो पति था वो 1 महीने तक लैंगिक संबंध नहीं बना पाया था।
इसको क्या माना गया? शारीरिक, यहाँ पे अक्षमता होगा, इसको शारीरिक अक्षमता माना गया और विवाह को शून्य किया गया। ठीक है। मानसिक नपुंसकता, ये क्या होता है? जब पति और पत्नी के बीच में लैंगिक संबंध किसी मानसिक विकार या मानसिक स्थिति के कारण ना हो पाया हो। इसमें क्या है, लैंगिक संबंध जो है वो मानसिक विकार के कारण नहीं हो पाया हो, तो इसे मानसिक नपुंसकता कहेंगे। इसमें भी एक केस है, जगदीश चंद्र वर्सेस सीता देवी। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ लैंगिक संबंध बना सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ अगर लैंगिक संबंध बनाने में अक्षम है, तो ये मानसिक नपुंसकता माने जाने का आधार होगा, इसको मानसिक नपुंसकता माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या कहा गया, जिसमें देखिए पहला था, उसमें पहला पॉइंट था नपुंसकता। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या है? धारा 5 के खंड 2 में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन। अब धारा 5 का जो खंड 2 है, इसमें क्या शर्त थी? इसमें 3 चीजें बताई गई थी। पहला क्या था? विकृत चित्तता के परिणाम स्वरूप विद्यमान सम्मति देने में असमर्थ हो। मतलब उसको कोई ऐसा मेंटल इलनेस है जिसके लिए वो विवाह के लिए अपनी सहमति देने में असमर्थ है। ठीक है। दूसरा क्या है? विद्यमान सम्मति देने में समर्थ होने पर भी, वो समर्थ तो है सम्मति देने में, लेकिन वो इस प्रकार मानसिक विकार से पीड़ित है कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। ठीक है। तीसरा क्या है? उसे उन्मत्तता का दौरा पड़ता हो। उन्मत्तता मीन जैसे पागलपन का बार बार उसको दौरा पड़ता हो। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये विवाह जो होगा वो शून्य करणीय होगा। ठीक है। तो दूसरी शर्त है ये धारा 5 के खंड 2 में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन। अब तीसरी शर्त है, मतलब उसमें तीसरी जो शून्यकरणीय विवाह था, उसमें तीसरा क्या ग्राउंड है शून्यकरणीय विवाह होने का? वो है सहमति। यदि पक्षकार की सहमति बल से या कपट से ली गई हो तो उस विवाह को शून्य कराया जा सकता है, ऐसा विवाह शून्य करणीय होगा। ठीक है। चौथा क्या है? पर पुरुष से गर्भवती हो। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष से गर्भवती होती है तो ये आधार भी होता है कि अपना वो विवाह जो है हस्बैंड जो है वो शून्य करा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या शर्त है? ऐसे विवाह को तब शून्य घोषित कराया जाएगा जब, इसलिए क्या शर्त है? विवाह के समय पति इस तथ्य से अनभिज्ञ हो। जब विवाह हो रहा हो तब पति को ये बात मालूम ना हो कि पत्नी जो है वो गर्भवती है। ठीक है। दूसरा क्या है? तथ्य का पता चलने के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में न रह रहे हों। ऐसा ना हो कि उसको पता चला कि हाँ ये किसी दूसरे पुरुष से गर्भवती थी, उसके बाद अगर वो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तब ये उपचार नहीं मिलेगा। पता चलने के बाद वो उस पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हों। ठीक है। और तीसरा क्या है? आवेदन विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तभी विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें अपवाद दिया गया है कि कब जो है विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। कब स्वीकार नहीं किया जाएगा वो दिया है। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि कपट तथा बल का पता चलने के बाद, यदि पता चला कि हाँ ये जो स्त्री है वो किसी दूसरे पुरुष से गर्भवती थी, अगर वो पता चलने के बाद भी अगर 1 वर्ष तक कोई याचिका पेश नहीं की गई या फिर दोनों सहमति से पति पत्नी के रूप में रह रहे हों, तब जो है ये आवेदन नहीं किया जा सकता, तब ऐसे विवाह को शून्य नहीं किया जाएगा, तब ये विवाह वैलिड ही रहेगी। ठीक है। तो सेक्शन 12 कंप्लीट हो चुका। सेक्शन 13 हमने इसकी पहले जो वीडियो आई थी उसमें देख लिया था, जो कि विवाह विच्छेद से संबंधित था। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 14 क्या है। सेक्शन 14 ये क्या बात करता है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। जैसे सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था, विवाह विच्छेद के बारे में बताया था, तो इसमें ये दिया गया है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर अगर विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी पेश की जाती है न्यायालय में, कोई भी अर्जी डाली जाती है न्यायालय में, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें शर्तें बताई गई हैं। न्यायालय आवेदन तब स्वीकार करेगा जब विवाह को 1 वर्ष बीत चुका हो। ठीक है। इसमें यह दिया गया है कि जब विवाह को 1 वर्ष बीत जाएगा तभी विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी उपस्थापित की जा सकेगी, अर्जी स्वीकार की जाएगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं, जब 1 वर्ष से पहले भी अर्जी स्वीकार किया जा सकेगा। ठीक है। उसमें पहला क्या है? अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट है। उसमें ऐसा ना हो कि उसमें अगर ऐसा हो कि एक पक्षकार इस प्रवृत्ति का है कि दूसरे पक्षकार को बहुत कष्ट हो रहा है, दूसरे पक्षकार के लिए वो घातक हो रहा है, तब जो है 1 वर्ष से पहले भी इसमें आवेदन किया जा सकेगा। दूसरा क्या है? प्रत्यर्थी असाधारण दुराचारिता करता है। ठीक है। उसमें भी यही बताया गया है कि दुराचारता में तब कोई दुष्टता करता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कि साधारणता नहीं किया जाता। ठीक है। अगर उस प्रकार का कोई भी व्यवहार करता है तब जो है 1 वर्ष से पहले भी विवाह विच्छेद के लिए अर्जी डाली जा सकेगी। ठीक है। सेक्शन 14 ये बताता है। अब देखते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 है कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा। तो पुनः विवाह करने के लिए क्या शर्तें हैं वो बताई गई हैं। पहला है इसमें शर्त, विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद कर दी गई हो। इसमें विवाह विच्छेद की डिक्री मिल गई हो।
दूसरा क्या है, यहाँ डिक्री होगा, डिक्री के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं हो। ठीक है, अगर डिक्री के विरुद्ध अपील का अधिकार है, तब जब तक अपील नहीं हो जाएगा, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक विवाह नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर डिक्री के विरुद्ध अपील का अधिकार ही नहीं है, खत्म हो चुका है, तब जो है दोबारा विवाह किया जा सकता है। तीसरा क्या है, अपील का अधिकार हो परंतु समय समाप्त हो गया हो। अगर अपील का अधिकार तो था, लेकिन जैसे कुछ समय होता है कि हाँ जो है ये विवाह विच्छेद की डिक्री हुई, उसके बाद इतने समय के भीतर अपील की जा सकेगी, अगर वो समय सीमा समाप्त हो गया, उसके बाद विवाह पुनः किया जा सकेगा। चौथा क्या है, अपील की गई तथा खारिज हो गई। अगर अपील किया गया था और वो किसी कारणवश खारिज हो गया, तो उस परिस्थिति में विवाह दोबारा किया जा सकेगा। तो ये चारों ग्राउंड। सेक्शन 16 क्या है, शून्य तथा शून्य करणी विवाह के अपत्यों की धर्मजता। ठीक है, इसमें यह है कि अगर कोई भी विवाह जो कि शून्य था या शून्य करणी है, अगर उससे कोई चाइल्ड हो जाता है, तो उसकी धर्मजता क्या होगी, वो धर्मज होगा या अधर्मज होगा। धर्मज मीन्स जैसे जायज और अधर्मज मीन्स नाजायज, तो वो जायज होगा या नाजायज होगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चे होंगे उन पे। तो यहाँ दिया है कि ऐसे बच्चे धर्मज होंगे। सिर्फ इतनी सी बात आपका रखनी है कि चाहे विवाह शून्य हो चाहे शून्य करणी हो, उससे जो बच्चे होंगे वो धर्मज होंगे। और इसमें दूसरी बात क्या बोली गई है, यह बच्चे केवल अपने माता पिता की संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लेजिटिमेट तो होंगे, लेकिन उनको संपत्ति सिर्फ वही मिलेगी जो उनके माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति होगी। पैतृक संपत्ति अगर कोई है तो उस पर इनका अधिकार नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 17 देख लेते हैं, द्विविवाह के लिए दंड। अगर कोई दो विवाह करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, सेक्शन 5 में भी देख लिया था हमने, और इसके पहले जो भी आया था शून्य विवाह, उसमें भी देखा था हमने। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है कि आईपीसी की धारा 494 और 495 के अनुसार उसको दंड मिलेगा। यहाँ सॉरी होगा दंड, यहाँ लिखते हैं मैंने दंड, इसके अनुसार मिलेगा। जो कि अब नई जो आईपीसी नहीं है, आप उसको बीएनएस बोलेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आई है, उसमें जो 494 ये धारा थी आईपीसी की, वो 82(1) में कर दी गई है, और 495 जो था उसको 82(2) में कर दिया गया है। तो उसके अनुसार इसको दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 18 क्या है। सेक्शन 18 है अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। जैसे उसमें ये बता दिया कि द्विविवाह जो है उसके लिए दंड उसमें बता दिया गया। इसके अलावा जो अन्य शर्त है उसमें क्या होगा, ए दिया गया है धारा 5 के खंड 3 में अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो इसमें क्या है, निर्धारित उम्र से पहले विवाह। धारा 5 का खंड 3 ये बताता था कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों में विवाह हो रहा है तो पुरुष की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और स्त्री की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर निर्धारित उम्र से पहले कोई विवाह करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है, उसके लिए क्या दंड दिया गया है, कठोर कारावास होगा 2 वर्ष तक का। ठीक है, या 1 लाख का जुर्माना लिया जाएगा, या फिर दोनों, कारावास भी और जुर्माना भी। और बी में क्या दिया है, इसमें धारा 5 का खंड 4 और धारा 5 का खंड 5। 4 बात करता है प्रतिसिद्ध नातेदारी की और 5 बात करता है सपिंडा नातेदारी की। अगर इनमें कोई विवाह करता है तो इसके लिए क्या दंड होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो विवाह होता है वो शून्य हो जाता है, और दंड क्या होगा इसके लिए, सादा कारावास। सादा कारावास होगा 1 माह का, या फिर 1000 का जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों, कारावास भी और जुर्माना भी। तो आज हमने चैप्टर 4 देख लिया है, जिसमें कि हमने सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 18 तक कवर कर लिया है। अब इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।